उत्तर प्रदेश में दो सगी बहनों का द केरल स्टोरी की तर्ज पर धर्मांतरण। आगरा में मुस्लिम दोस्त ने किया ब्रेन वॉश। कोलकाता में इब्राहिम ने पढ़वाया कलमा। आपको बता दें, आगरा से एक साथ गायब हुई दो सगी बहनें 4 महीने बाद 1300 किलोमीटर दूर कोलकाता से बरामद हुई। साथ ही यूपी को हिला देने वाले जिहाद के तहत चल रहे धर्मांतरण के गंदे खेल के सारे पन्ने भी खुलकर सामने आ गए हैं। इस गंदे खेल के तार दुनिया के 5 देशों से जुड़े हुए हैं, जो कि भारत में इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। आगरा पुलिस ने भारत के 6 राज्यों में रेड डालकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पकड़ से मास्टरमाइंड अभी भी दूर बना हुआ है। आखिर दोनों सगी बहनों का ब्रेन वॉश कैसे हुआ? वो कैसे कोलकाता तक पहुंचाई गईं? आगरा समेत दूसरे राज्यों में फैले इस नेटवर्क को जानने और समझने के लिए हमारी टीम के द्वारा इस घटना की जांच से जुड़े अधिकारियों से बात की। जो कुछ भी सामने आया वह बहुत ही चौंकाने वाला था। पूरी घटना में दोस्ती, ब्रेन वॉश और धर्मांतरण की इस कहानी की शुरुआत आज से 4 साल पहले यानी कि 2021 में हुई थी। इस कहानी में आगरा के सदर इलाके में एक सामान्य परिवार रहता है। इस परिवार में 2 सगी बहनें हैं। बड़ी बहन 33 साल की है। उसने आगरा के DEI कॉलेज से MPhil किया है। उसके साथ खुशबू उर्फ साइमा नाम की एक मुस्लिम लड़की पढ़ती थी, जो उधमपुर, कश्मीर की रहने वाली है। साइमा से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। अक्सर कॉलेज और कोचिंग में आते जाते साइमा मुस्कान को इस्लाम धर्म की अच्छाइयों और हिंदू धर्म की बुराइयों के बारे में बताती रहती थी। वह कई बार मोबाइल पर जिहादी वीडियो दिखाती और कहती कि हिजाब पहनने से सुरक्षा रहती है, और दूसरी ओर हिंदू धर्म के लिए कहती कि तुम्हारे धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उसकी बातों के जाल में फंस कर धीरे धीरे मुस्कान को भी लगने लगा कि हिंदू धर्म से ज्यादा इस्लाम धर्म बेहतर है। मुस्कान के घर के पास ही एक मस्जिद थी। जब मस्जिद में अजान होती थी तो वह अपने घर पर ही नमाज पढ़ती। शुरुआत में वह यह सब अपने परिवार से छिपाकर करती रही, मगर एक दिन जब उसकी माँ घर के मंदिर में पूजा कर रही थी, तब मुस्कान ने उन्हें रोक दिया। कहा, इनकी पूजा करके कुछ नहीं होगा, आप नमाज पढ़ा करो। इसके बाद वह घर में होने वाली पूजा पाठ का खुलकर विरोध करने लगी। उधर साइमा लगातार मुस्कान का ब्रेन वॉश कर रही थी। उसने पढ़ने के लिए उसे इस्लामिक किताबें भी दी, जिनका हिंदी अनुवाद मुस्कान अपने घर लेकर आई और पूरे परिवार से कहा, आप इनको पढ़ो, अल्लाह ही बरकत देगा। बेटी की इन हरकतों को देखकर घरवाले परेशान रहने लगे। 2021 में वह अचानक घर से गायब हो गई। वह साइमा के कहने पर घर छोड़कर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जा रही थी, मगर रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें वह फंस गई। जब किसी ने उसकी मदद नहीं की तो मुस्कान ने परिवार को फोन किया। तब मुस्कान के पिता उधमपुर पहुंचे और उसे अपने साथ लेकर आए। उस वक्त मुस्कान ने परिवार को यह नहीं बताया कि वह घर छोड़कर क्यों गई थी। परिवार भी बेटी के मिल जाने से खुश था, इसलिए मुस्कान एक बार फिर अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ गई। साइमा के संपर्क में होने की वजह से मुस्कान अब हिंदू धर्म से काफी दूर जा चुकी थी। ऐसे में परिवार ने बेटी से फोन छीन लिया। उसका घर से बाहर निकलना बंद करा दिया गया। तब मुस्कान अपनी छोटी बहन के फोन का इस्तेमाल करने लगी। छोटी बहन उस वक्त 16 साल की थी। अब खुशबू भी बड़ी बहन के साथ मोबाइल पर इस्लाम से जुड़े वीडियो सुनने और देखने लगी। मुस्कान ने अपनी छोटी बहन का भी ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। दोनों मिलकर इस्लाम की बातें करती, घर वालों से बातें छिपाने लगी। छोटी बहन के फोन के जरिए बड़ी बहन ने साइमा को परिवार की बंदिशों के बारे में बताया।
अब साइमा समझ गई कि मुस्कान उसके कनेक्शन से बाहर जा रही है। साइमा ने मुस्कान को रीत बनिक उर्फ मोहम्मद इब्राहिम का नंबर दिया। कहा यही व्यक्ति तुमको आगरा से निकाल सकता है। रीत बनिक सोशल मीडिया पर धर्म परिवर्तन से जुड़े पोस्ट करता था। वो ऐसे लोगों की तलाश में रहता था जो कि धर्म परिवर्तन की इच्छा रखते हैं। इसके बाद दोनों बहनें रीत बनिक से इंस्टाग्राम के जरिए बातें करने लगी। उसने दोनों बहनों से कहा घर का दबाव तभी तक है जब तक तुम सनातन धर्म में हो, इस्लाम कबूल करो, फिर नई जिंदगी शुरू होगी। रीत बनिक ने दोनों बहनों के घर से भागने, उनके रुकने और धर्म परिवर्तन की योजना तैयार करवाई। मगर खुशबू 18 साल की नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने 2 साल तक इंतजार किया। खुशबू के 18 साल के होते ही रीत बनिक ने उसको धर्मांतरण के लिए तैयार किया। 24 मार्च 2024 को मुस्कान के परिजन दिल्ली गए थे। उसी दिन दोनों बहनें घर से निकल गई। रीत उर्फ इब्राहिम ने पहले दोनों बहनों को एक शख्स का नंबर देकर उसके पास भेजा। दोनों को मस्जिद में कलमा पढ़वाया गया। इसके बाद दोनों को ट्रेन से दिल्ली भेजा। दोनों बहनें इस दौरान बुर्के में रहती थी। मुस्कान और खुशबू दिल्ली में 3 दिन तक ठहरी। वहां से दोनों बिहार गईं और फिर कोलकाता पहुंची। इसके बाद दोनों बहनों को कोलकाता में मौलवी के सामने शहादा यानी कि इस्लाम में आस्था रखने की घोषणा करना हुआ। दोनों बहनों ने कानूनी तरीके से इस्लाम अपनाया। दोनों बहनें आयशा और गैंग के अन्य सदस्यों के संपर्क में आईं। कोलकाता में रीत ने दोनों बहनों को मुस्लिम बस्ती में रुकवाया। उनके नाम भी बदल दिए गए। बड़ी बहन का नाम अमीना तो छोटी का नाम जोया रख दिया गया। दोनों बुर्का पहनकर ही घर से निकलती थी। गैंग के सदस्य मुस्लिम युवकों से उनका निकाह कराने की तैयारी में थे, जिससे वो फिर कभी वापस अपने धर्म में न लौट सकें। दोनों बहनें सोशल मीडिया पर इस्लाम के पक्ष में मुहिम चलाने लगी थी। दोनों बेटियों के गायब होने के बाद पिता ने पुलिस को बताया उनकी बड़ी बेटी की दोस्ती उधमपुर, जम्मू कश्मीर की रहने वाली साइमा से है। उसने ही बेटी का ब्रेन वॉश किया। मगर शुरुआत में आगरा पुलिस इस केस की ज्यादा छानबीन नहीं की। पुलिस से सहयोग नहीं मिलने पर पीड़ित पिता अपनी दोनों बेटियों की तलाश में इधर-उधर भटकता रहा। तमाम कोशिशों के बाद दोनों बेटियों के गायब होने के 41 दिन बाद 4 मई 2025 पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया। इसमें साइमा को नामजद किया गया। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि दोनों बहनें धर्मांतरण की मुहिम से जुड़ गई हैं। ठीक उसी अंदाज में जैसे फिल्म द केरल स्टोरी में युवतियां दूसरी युवतियों को फंसाती दिखती हैं। इस जानकारी के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच साइबर क्राइम पुलिस को दी गई, जिसके बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने इस पर संज्ञान लिया और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने खुद पूरे मामले को देखना शुरू किया। एडीसीपी सिटी आदित्य के नेतृत्व में 7 टीमें बनाई गई। इस मामले में सर्विलांस, साइबर सेल से पुलिस को अहम जानकारियां मिली। टीमों के गठन के बाद पुलिस की छापेमारी शुरू हुई। पुलिस की एक टीम बैरकपुर, कोलकाता गई। सबसे पहले वहां से दोनों सगी बहनों के बारे में जानकारी जुटाई। उन्हें सुरक्षित वहां से कोलकाता पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया। उसके बाद बैरकपुर छावनी में बकर महल निवासी शेखर रॉय उर्फ हसन अली को पकड़ा। आरोपी बारासात कोर्ट में कर्मचारी है। उससे हुई पूछताछ के आधार पर गोवा से एक महिला आयशा एसपी कृष्णा को पकड़ा। कोलकाता से अली हसन उर्फ शेखर रॉय, यहीं से ओसामा, आगरा से रहमान कुरैशी, मुजफ्फरनगर के खालापार से अब्बू तालिब, देहरादून से अबुर रहमान, जयपुर से मोहम्मद अली और जुनैद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों में कई हिंदू थे जो धर्मांतरण करके मुस्लिम बन गए थे। बाद में यह उसी गैंग का हिस्सा बन गए और लड़के लड़कियों को धर्मांतरण करके मुस्लिम बनाने लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, ठीक है, ऑन तो है, माइक तो ऑन है, माइक ऑन है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति में यूपी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। जीरो टॉलरेंस की इस नीति के तहत ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने न केवल 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा उपलब्ध कराने की, बल्कि सभी पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराया है और कराने में सक्षम है। सरकार के इन प्रयासों के क्रम में कुछ विशिष्ट चुनौतियां हैं, जिनका सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मिशन अस्मिता लॉन्च किया था, जिसमें पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट के कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इसमें मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी, इनको एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में हाल में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। इसी कड़ी में जनपद आगरा में हाल में ही एक उल्लेखनीय कार्य किया गया है, जिसके बारे में अभी कमिश्नर पुलिस आगरा डिटेल में बताएंगे। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं, STF और ATS, उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों के पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहां पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। SSP आगरा। इस महीने मार्च माह में आगरा में 2 सगी बहनों की गुमशुदगी। आप इधर आइए, इधर आइए। इस वर्ष में मार्च माह में आगरा के सदर बाजार थाने में 2 सगी बहनें, जिनकी उम्र 33 वर्ष व 18 वर्ष थी, जिनका नाम अमीना और जोया था, उस संबंध में सदर बाजार थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसको जो NBS की धारा है 87, 111, 3, 111, 4 जो BNS हमारी है भारतीय न्याय संहिता, उसकी इन 3 धाराओं में और 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 जो बनाया गया धर्म परिवर्तन के लिए, इसके अंतर्गत मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया सदर बाजार थाने में। तत्पश्चात जो हमारा साइबर थाना है, साइबर थाने में इसको ट्रांसफ़र किया गया और इसके बारे में पूरी जानकारी DGP सर को और ADG LO सर को दी गई। इसके बारे में घटना के जब हम लोग तह में गए, जब इसको दिया गया, इसीलिए साइबर जो हमारी साइबर थाना है उसको
तो घटना के तह में जाने पर पता चला कि कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहां पर जो लोग बैठे हुए थे वहां पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है, जैसा सर ने बताया कनाडा से, यूएस से इनकी फंडिंग हो रही थी। घटना की इसको गंभीरता को देखते हुए डीजीपी महोदय के निर्देश पर मेरे द्वारा स्वयं इसका पर्यवेक्षण किया गया और एडिशनल डीसीपी हमारे एक आईपीएस ऑफिसर्स थे, वो इसको डायरेक्ट उन्होंने देखना शुरू किया और प्रतिदिन इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। घटना के संबंध में साक्ष्य जुटाने के बाद जो प्रकाश में 7 अभियुक्त आए थे उनके खिलाफ हमारे जो न्यायालय है आगरा की न्यायालय से उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट लिया गया तथा बंगाल, गोवा, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और वह उत्तर प्रदेश में 11 जगह पर हमने अपनी टीम को भेजा, जिसमें 45 से 50 लोग हमारे थे जो कि इस रेड की टीम में गए थे। इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में हम लोगों ने 10 अभियुक्तों को अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। इस नेटवर्क में लव जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं और यह प्रणाली जो है वह आईएसआईएस का जो सिग्नेचर तरीका होता है, जो उसका प्रतिरूपण है, जो ये करते हैं, वो ठीक उसी तरह से इस चीज़ को किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का पूरे नेटवर्क में सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए हैं 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है, लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी, नया फ़ोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे फिर उनकी शादी कराने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे। अभी विवेचना हमारी शुरुआती स्टेज में है और जो अभियुक्त हमारे आए हैं एनबीडब्ल्यू पर उनका हम लोग आगे पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे और विवेचना फिर आगे की जाएगी। थैंक यू। मेरी जो बेटी लापता थी वो बिना बताए चली गई थी। हम सत्संग में गए थे तो बिना बताए चली गई थी क्योंकि वो मुस्लिम युक्ति के इन्फ्लुएंस में थी। बस वो उनको लगता था कि इससे बड़ा कोई वो नहीं है, जैसा उनको गाइड सिखाया जा रहा था वो वैसे ही सीख गई। पढ़ी लिखी। मेरा से एक संदेश है देश की समस्त माता पिता और बेटियों को, जो इस काम क्या है इस तरह के दरिंदों से दूर रहे, इन दरिंदों के हमेशा सतर्क रहे और अपने धर्म का ज्ञान अपने धर्म के प्रति बताता रहे, क्योंकि हमारी समय एक ऐसा होता है नौकरी का और उसका, जिससे कि उसका हम इतना समय नहीं दे पाते। स्कूल में बच्ची इतनी आती है, शाम को आके थक जाती है, सो जाती है। अपने इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों को, अपने बेटों को उसके बारे में अपनी शिक्षा प्रदान करें। और मेरा ये को मानना और है कि एक पुस्तक एक ऐसी है, सत्यार्थ प्रकाश, द लाइट ऑफ ट्रुथ, इसको समस्त देशवासियों को पढ़नी चाहिए, जिससे कहीं भी कोई भी अगर इसकी पुस्तक कोई पढ़ेगा तो उससे कोई भ्रमित नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। और बस मैं एक संदेश देता हूँ। इसके अलावा मैं एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय रहते हुए अपनी शीघ्र कार्रवाई करते हुए ये प्रकरण का उजागर किया है और इसके अंदर जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी है। इसके अलावा मैं इस समय बेटियां कहाँ हैं? अभी पुलिस कस्टडी में, काउंसलिंग हुई, आपकी बातचीत हुई है? हाँ, बातचीत होती है। अच्छा, क्या कहना है उनका बेटियों को समझा ही रही है। अभी उसकी समझ में अभी जो 3-4-3.5 महीने का समय लगा है वो एक दिन में तो पास हो नहीं जाएगा, इसलिए उनकी नीट काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है और उसको हम करा रहे हैं और कराएंगे। और ऐसा भविष्य में ऐसी कोई का गलत कदम ना उठाएं, ऐसा हम उनको प्रेरित करें। अच्छा, ऐसी क्या बात हुई थी? पहले बड़ी बेटी शायद गई थी, ऐसी बड़ी बेटी के संग पहले क्या? बड़ी बेटी के साथ बड़ी बेटी 2021 में उसकी फ्रेंड, आराम से हाँ, बड़ी बेटी हमारी पीएचडी हमारी बड़ी बेटी हमारी एमफिल है, पीएचडी की तैयारी कर रही थी, कोचिंग ले रही थी। तो कोचिंग के दौरान उसकी कश्मीर की कुछ युक्तियां थी जो लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट में उनका कोटा था, पढ़ने आती थी, तो उसमें से 1-2 लड़की ने ब्रेन वॉश कर दिया और दोस्ती उसके साथ बरकरार रही और इस्लाम के प्रति वो
बताते रही, हिंदू धर्म के विरोध में बोलती रही कि तुम्हारे धर्म में तो इतनी देवी देवता है, और अपनी मनगढ़ंत बातें जैसे जैसे द फिल्म केरला स्टोरी के अंदर बताया गया है वो कुछ कुछ उससे ही मिलती है। अच्छा, फिर आप लोग ले आए थे उसको? वो हम अपने अप्रोच से, अपने वहाँ के संपर्क से, हमारे ये संपर्क किस से, समय की घटना? 2021 की। वो समय जो है उसको कश्मीर ले आई थी, कश्मीर में ही उसका धर्मांतर हुआ, निकाह कराती, और इस दौरान हमने उसको कश्मीर से पहुंचने से पहले ही उसको हमारा सौभाग्य था कि कश्मीर से पहले ही हमने वहाँ चस्पा करा दी थी। हम उसको कोई सिम नहीं थी, कोई मोबाइल नंबर नहीं था, उनके फोन चस्पा करा दिए थे हमने। तो वो एक सौभाग्य हमारा ये हुआ कि उस दौरान लैंडस्लाइडिंग हुई। लैंडस्लाइडिंग के अंदर, जांच के अंदर वो पकड़ ली। तो बेटी आपकी जो थी वो आगरा में ही पढ़ती थी या कहीं बाहर? बेटी आगरा में, हमारी बेटी आगरा में ही है, शुरू से आगरा अच्छा, में। ये कश्मीर की किस लड़की के संपर्क में आई थी? क्या नाम था? वो क्या करती? साइमा, वो भी ये लाइफ साइंस में MSc कर रही थी। उसके बाद साइमा लाइफ साइंस खंडारी के अंदर वहीं पे कोचिंग ले रही थी, वहीं पर हॉस्टल के अंदर रहती थी। अच्छा, आप लोग ले आए, लाने के बाद घर में रही? हाँ, घर में ठीक ठाक रही, घर में ठीक ठाक रही। फिर वो हमने उसको फोन भी नहीं दिया, मोबाइल वगैरह सब कुछ नहीं दिया। उसके बावजूद भी फिर उसने अपनी मिसेज का फोन था, मिसेज के फोन से फिर बना ली होगी आईडी वगैरह उसने, बस उसके संपर्क में यही बस। छोटी कैसे चली गई? सर वो उसके साथ ही सोती थी, तो थोड़ा उसने जब बड़ी को किया तो छोटी वाली को भी उसने उसको प्रभावित किया। यही वो हमें भी प्रभावित कर दी, वो परिवार को, पूरे परिवार प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। साइमा भी कर रही थी, परिवार को प्रभावित। हमारी मिसेज से भी कह रही थी कि आप भी पढ़ के देखो, वो है उसको, उनका मकसद कुछ दूसरा ही। बस।